Hi guys, कैसे हो आप सब? I hope you are doing great. In today's video, let's talk about some structures as well as daily use sentences so that you can become fluent in English. Okay? So now let's begin the topic. The first topic would be resort to. Resort to which means सहारा लेना. Okay? क्या होता है, कई बार आप किसी चीज़ के सहारा ले लेते हैं, उस जगह पे आप रिजॉर्ट टू को यूज़ कर सकते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद रिजॉर्ट टू प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अगर कोई वर्ब होगा तो उसमें आपको आईएनजी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, अगर बोल रहे हैं तो आपको आईएनजी फॉर्म में बोलना पड़ेगा। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नहीं है तो सिंपली आप ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। जैसे विपत्ति के समय कई लोग संतावना और मार्गदर्शन के लिए धर्म का सहारा लेते हैं। In the face of adversity, many people resort to religion for comfort and guidance. कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे उसे भीख मांगने का सहारा लेना पड़ा। He had to resort to begging. अब तुम्हें मुझसे मदद लेनी पड़ेगी। You will have to resort to me. You will have to resort to me. जो भी हो जाए वो तुम्हारा सहारा नहीं लेगी। अगर ज़रूरत पड़े तो वो किसी और की सहारा ले लेगी, लेकिन तुम्हारा नहीं। वो ऐसा ही है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं नो मैटर वॉट हैपन्स शी वॉन्ट रिजॉर्ट टू यू। इफ़ नेसेसरी शी विल रिजॉर्ट टू समवन एल्स बट नॉट यू। उसके बाद शी ऑलवेज यूजेस हर वे, मतलब वो ऐसा ही है, मतलब अपनी चलाती है। ओके, मुझे किसी का सहारा लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कभी कभी लेना पड़ता है क्योंकि सिचुएशन ख़राब हो ही जाता है, इसलिए मुझे भी सहारा लेना पड़ जाता है। I don't like to resort to someone, but sometimes I have to because the situation gets bad. That's why I also have to resort. The next topic would be if necessary. If necessary का मतलब होता है अगर ज़रूरत पड़े तो, अगर आवश्यक है तो उस जगह पे हम if necessary को यूज़ करते हैं। ओके, इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है if necessary, उसके बाद जो भी सेंटेंस होगा रख सकते हैं। जैसे अगर ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कभी भी बुला सकते हैं, मैं आपके लिए वहाँ पर रहूँगा और मदद भी करूँगा। इफ़ नेसेसरी यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आई विल बी देयर फॉर यू एंड हेल्प यू एज वेल। अगर आवश्यक है तो मैं अभी आता हूँ, अगर ऐसा नहीं है तो रहने दो, मैं कल आपसे मिलता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ इफ़ नेसेसरी आई कम राइट नाउ, या फिर आई विल कम राइट नाउ, मैं अभी आऊँगा, अभी आता हूँ। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं है तो रहने दो, लेट इट बी। ठीक है, आई विल मीट यू टिल टुमारो, मैं कल तक मिल लूँगा या फिर कल मिलता हूँ, इस तरह से कह सकते हैं। बोल दो उसे ना भाव खाने के लिए, अगर ज़रूरत पड़े ना मैं उसे पिटवा दूँगा, इसलिए वह बेकार भाव खा रहा है। तो कह सकते हैं आस्क हिम नॉट टू एक्ट प्राइसी, इफ़ नेसेसरी आई विल गेट हिम बीटन, दैट इज़ वाई इट्स यूजलेस टू एक्ट प्राइसी फॉर हिम। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी एट्रीब्यूट टू। एट्रीब्यूट टू का मतलब होता है श्रेय देना या फिर उत्तरदायी ठहराना, या कह सकते हैं मत्थे मढ़ना। इन जगह पे आप एट्रीब्यूट टू को यूज़ कर सकते हैं। इनका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एट्रीब्यूट टू, या फिर एट्रीब्यूट एनी कोई नॉन हो सकता, उसके बाद टू फिर ऑब्जेक्ट हो सकता। ओके, जैसे तुम्हें यह म्यूज़िक का क्रेडिट देना चाहिए, तो आप कह सकते हैं यू शुड एट्रीब्यूट टू दिस म्यूजिक, मतलब आपने म्यूजिक यूज़ किया, दैट्स गुड, लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा, यानी देना चाहिए। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बिल्कुल सिंपल, यू शुड एट्रीब्यूट टू दिस म्यूजिक। ओके, जिसने इसे बनाया है उसे क्रेडिट मिलना चाहिए, मतलब श्रेय मिलना चाहिए, श्रेय जाना चाहिए। तो आप कह सकते हैं द वन हु हैज़ मेड इट शुड एट्रीब्यूट। ओके, मुझे जो गुस्सा आता है वह मेरी वाइफ की वजह से, मतलब जो चीज़ें हैं मैं अपने मत्थे मढ़ रहा हूँ किसे, अपनी वाइफ को। तो हिंदी पे मत जाइए, आप इसे समझने की कोशिश करिए। ठीक है, आई एट्रीब्यूट माई एंगर नेचर टू माई वाइफ, मतलब जो मेरा एंगर नेचर है मैं अपनी वाइफ को मढ़ता हूँ, मतलब मैं अपनी वाइफ को उत्तरदायी ठहराता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप समझिए। अगला सेंटेंस है कई कलाकार अपनी प्रेरणा प्रकृति की सुंदरता को देते हैं, तो आप कह सकते हैं मैनी आर्टिस्ट एट्रीब्यूट देयर इंस्पिरेशन टू द ब्यूटी ऑफ नेचर। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी सो एज टू। सो एज टू का मतलब होता है ताकि, के उद्देश्य से, के लिए, मतलब कि पर्पस दिखाने के लिए आप सो एज टू को
यूज़ करते हैं। ओके, इसमें सब्जेक्ट सिंगल ही होना चाहिए, डबल सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। अलग अलग सब्जेक्ट होगा उस जगह पे हम सो दैट को यूज़ करते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल, सेंटेंस रखेंगे, उसके बाद उद्देश्य दिखाएंगे, सो एज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैं अच्छे अंक पाने के लिए कड़ी मेहनत करता हूँ। मैं अच्छे अंक पाने के लिए कड़ी मेहनत करता हूँ। आई स्टडी हार्ड सो एज टू गेट गुड ग्रेड्स। ट्रैफिक से बचने के लिए मैं जल्दी उठता हूँ। आई वेक अप अर्ली सो एज टू अवॉइड ट्रैफिक। नई कार खरीदने के लिए मैं पैसे बचाता हूँ। आई सेव मनी सो एज टू बाय अ न्यू कार। स्वस्थ रहने के लिए मैं नियमित व्यायाम करता हूँ, मतलब रेगुलर व्यायाम करता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ आई एक्सरसाइज रेगुलरली सो एज टू स्टे हेल्दी। अगला सेंटेंस है, मैं जल्दी उठता हूँ ताकि समय पर काम के लिए तैयार हो सकूँ। ओके, यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट है, इसलिए हम सो एज टू की मदद से बना रहे हैं। अगर डबल सब्जेक्ट होता अलग अलग तो हम यहाँ पे सो दैट को यूज़ करते। ओके, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, जैसे मैं जल्दी उठता हूँ ताकि समय पर काम के लिए तैयार हो सकूँ, तो मैं कह सकता हूँ आई वेक अप अर्ली सो एज टू गेट रेडी फॉर वर्क ऑन टाइम। मैं नाश्ता करता हूँ ताकि दिन भर के लिए ऊर्जा मिल सके। किसे मिल सके? तो मुझे ही मिल सके। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट है, तो मैं कह सकता हूँ आई ईट ब्रेकफास्ट या फिर आई हैव ब्रेकफास्ट सो एज टू हैव एनर्जी फॉर द डे। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब होता है बेसब्री से इंतज़ार करना। किसी भी चीज़ के आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, उस जगह पे आप लुकिंग फॉरवर्ड टू को यूज़ कर सकते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद अगर कोई वर्ब होगा तो उसमें आपको आईएनजी फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। ओके, जैसे मैं शनिवार रात को पार्टी में आपसे मिलने का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू एट द पार्टी ऑन सैटरडे नाइट। मैं आपकी संस्कृति के बारे में और जानने की उत्सुक हूँ, मतलब इंतज़ार कर रहा हूँ, थोड़ा और भी बेचैनी है, उत्सुकता है, तो मैं कह सकता हूँ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग मोर अबाउट योर कल्चर। मैं अपना हॉलीडे इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई हॉलीडे। वह अपना एग्ज़ाम का रिजल्ट बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू हर एग्ज़ाम। अगर आप इसी तरह से स्ट्रक्चर्स वाली ई बुक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ जा कर के आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, आइए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आउट ऑफ फैशन। आउट ऑफ फैशन का मतलब होता है फैशन से बाहर होना, मतलब वो ट्रेंड में नहीं है, फैशन में नहीं है, तो उस जगह पे हम कहते हैं आउट ऑफ फैशन। जैसे मैंने आज एक आदमी को फेडोरा पहने देखा, मुझे लगा कि फेडोरा सालों से आउट ऑफ फैशन रहा है, मतलब फैशन में नहीं रहा, वो फैशन से बाहर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ आई सॉ अ गाय वेयरिंग अ फेडोरा टुडे, आई थॉट फेडोराज हैड बीन आउट ऑफ फैशन फॉर ईयर्स। यहाँ पे हैड बीन क्यों है? क्योंकि पास्ट में कही गई बात, भले हम हिंदी में प्रेजेंट में कहते हैं, लगता है कि प्रेजेंट में, लेकिन सिचुएशन ये पास्ट की है। ओके, इसलिए हम पास्ट में बनाते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लो कोई लड़की इस तरह से कहती है, जैसे मैं पहले स्किनी जीन्स पहनना बहुत पसंद किया करती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि वे आउट ऑफ फैशन है, अब मैं बॉयफ्रेंड जीन्स पसंद करती हूँ। तो वो कह सकती है आई यूज टू लव वेयरिंग स्किनी जीन्स बट नाउ आई थिंक दे आर आउट ऑफ फैशन, आई प्रेफर बॉयफ्रेंड जीन्स नाउ। अगला टॉपिक है आउट ऑफ ड्यूटी। आउट ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है ड्यूटी से बाहर होना, मतलब ड्यूटी में ना होना, उस जगह पे आउट ऑफ ड्यूटी कोई भी यूज़ कर सकता है। जैसे आखिरकार मेरी शिफ्ट ख़त्म हो गई है, मैं आज के लिए ऑफिशियली रूप से ड्यूटी से बाहर हूँ। तो मैं कह सकता हूँ फाइनली माई शिफ्ट इज़ ओवर, आई एम ऑफिशियली आउट ऑफ ड्यूटी फॉर द डे। जैसे ही मेरा ड्यूटी ख़त्म होता है, मैं अपनी भाई से मिलने के लिए सीधे घर जा रहा हूँ। As soon as I'm out of duty, I'm heading straight home to meet my brother. I hope you got it everything. Thanks for watching this video. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय।